नमस्कार। आज हम कुछ खास दस्तावेजों पर नजर डाल रहे हैं। ये भारत की जो अद्भुत प्राकृतिक दुनिया है ना, और उसे बचाने की जो कोशिशें चल रही हैं, उस पर फोकस करते हैं। ऐसा लगता है ये किसी बड़े स्टडी मटेरियल का हिस्सा है। तो चलिए इन दस्तावेजों की गहराइयों में उतरते हैं। हमारा मकसद है भारत की जो ये अनोखी कुदरती विरासत है, जो चैलेंजेस हैं और जो बचाने के तरीके हैं, उनको समझना, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। बिल्कुल। और इन दस्तावेजों में ना भारत के पर्यावरण के कई पहलू छुए गए हैं, जैसे यहाँ के इकोसिस्टम्स, वन्य जीव, जो संरक्षण के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और हाँ, कानून भी। देखते हैं ये स्रोत हमें क्या खास बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत की बायोडायवर्सिटी की विशालता से। स्रोत कहते हैं कि भारत दुनिया के मेगा डाइवर्सिटी देशों में है। मतलब दुनिया की बहुत सारी प्रजातियां यहाँ हैं, खासतौर पर हिमालय और पश्चिमी घाट जैसे हॉटस्पॉट्स में। हाँ, और इन दस्तावेजों में कुछ बड़े ही अनोखे जीवों का जिक्र है। मिसाल के तौर पर खराई ऊंट, ये गुजरात के कच्छ में मिलता है, और कमाल की बात यह है कि ये समुद्र में 3 किलोमीटर अंदर तक तैर सकता है। क्या समुद्र में तैरने वाला ऊंट? हाँ, और ये मैंग्रोव के पत्ते खाकर जीता है। स्रोत कहते हैं कि ये अपनी तरह का अकेला ऊंट है जो समंदर के पानी में भी रह सकता है। अरे वाह, ये तो वाकई प्रकृति का अजूबा है। मतलब जीव कैसे खुद को ढाल लेते हैं। अच्छा, और कश्मीरी हंगुल का भी जिक्र है। हाँ, हंगुल, ये जम्मू कश्मीर का राज्य पशु है। दस्तावेज बताते हैं कि ये लाल हिरण की एक बहुत ही दुर्लभ उपप्रजाति है जो सिर्फ भारत में मिलती है, वो भी कश्मीर के घने पहाड़ी जंगलों में। इसको बचाना एक बड़ा चैलेंज रहा है। इन बड़े जानवरों के अलावा एक बहुत छोटे से जीव का भी नाम है, पिग्मी हॉग। पिग्मी हॉग, दुनिया का सबसे छोटा जंगली सुअर। स्रोत इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय, मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड बताते हैं, और ये एक अहम सूचक प्रजाति भी है। सूचक प्रजाति मतलब? में काफी मिलते थे, पर अब मुख्य रूप से असम के मानस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी तक ही सिमट गए हैं। तो इसका बचना एक तरह से पूरे घास के मैदान के इकोसिस्टम के बचने से जुड़ा है। अच्छा, तो एक छोटे से जानवर का गायब होना मतलब पूरे इकोसिस्टम के लिए खतरे की घंटी। और हाँ, जाहिर स्रोतों में एक सींग वाले गैंडे का भी जिक्र है जो अब वल्नरेबल है, और गंगा डॉल्फिन का भी, जो हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव है। बिल्कुल। और जैसे जानवर हैं, वैसे ही पौधों की दुनिया भी कमाल की है। दस्तावेज पौधों को हर्ब, श्रब, ट्री में तो बांटते ही है, पर उससे भी ज्यादा दिलचस्प है पोषण के तरीकों के आधार पर वर्गीकरण। इसमें आते हैं पैरासाइट, यानी परजीवी पौधे। परजीवी पौधे जैसे कोई उदाहरण है? हाँ, एक दिलचस्प उदाहरण है चंदन का पेड़। आपको पता है, ये पूरी तरह नहीं पर आंशिक परजीवी है। ये अपनी जड़ें दूसरे पेड़ों की जड़ों से जोड़कर पानी और पोषक तत्व लेता है। चंदन, ये दूसरों पर निर्भर है। ये तो बड़ी अजीब बात है ना? ये दिखाता है कि प्रकृति में निर्भरता कितनी जटिल है। फिर एपिफाइट्स भी हैं, जैसे ऑर्किड। हाँ, ऑर्किड तो देखें। ये पौधे दूसरे पेड़ों पर सिर्फ सहारे के लिए उगते हैं, उनसे खाना नहीं लेते। और फिर है इंसेक्टिवोरस, मतलब कीटभक्षी पौधे, जैसे पिचर प्लांट। अच्छा, वो जो कीड़े खा जाते हैं। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये अक्सर ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों की बहुत कमी होती है। तो ये कीड़ों को पकड़कर अपनी नाइट्रोजन की जरूरत पूरी करते हैं। प्रकृति का एक और गजब का अनुकूलन। पौधों और जानवरों से आगे बढ़ें तो दस्तावेज कुछ खास इकोसिस्टम्स पर भी रोशनी डालते हैं, जैसे मैंग्रोव। मैंग्रोव तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसे पेड़ पौधे हैं जो खारे पानी में तटों पर उगते हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं ना, वो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, जिससे किनारों का कटाव रुकता है, और ये सुनामी, तूफानों का असर भी कम करते हैं। मतलब तटों के रक्षक हुए ये तो। बिल्कुल, प्राकृतिक रक्षक। भारत में सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव इलाका है, और अंडमान निकोबार, गुजरात, आंध्र में भी ये मिलते हैं। कई समुद्री जीवों के लिए नर्सरी भी होते हैं ये। शायद इसीलिए वो खराई ऊंट भी वहीं रहता होगा। अच्छा, दूसरा इकोसिस्टम है कोरल रीफ्स, मूंगे की चट्टानें। इन्हें महासागरों का वर्षावन क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि ये जगह तो बहुत कम घेरते हैं, पर इनमें समुद्री जीवन की विविधता बहुत ज्यादा होती है, जैसे वर्षावनों में जमीन पर होती है। स्रोत बताते हैं कि ये छिछले, साफ और गर्म ट्रॉपिकल पानी में पनपते हैं। और भारत में भी कई तरह के मिलते हैं। हाँ, भारत में भी अच्छी खासी वैरायटी है। फ्रिंजिंग रीफ्स, जो तट से लगे होते हैं, बिखरे हुए पैच रीफ्स,
दीवार जैसे बैरियर रीफ्स और अंगूठी जैसे एटॉल रीफ्स। ये आपको अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप में मिलेंगे। इनकी अलग अलग बनावट अलग अलग जीवों को घर देती है, पर यही विविधता इन्हें खतरों के प्रति संवेदनशील भी बनाती है। और फिर वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि का भी जिक्र है। ये क्या हैं और क्यों जरूरी हैं? आर्द्र भूमि मतलब वो जमीन जो या तो हमेशा पानी से ढकी रहती है या साल के कुछ समय, जैसे झीलें, दलदल, तालाब। ये पानी फिल्टर करती हैं, बाढ़ कंट्रोल करती हैं और पक्षियों और दूसरे जीवों के लिए तो बहुत ही अहम है। इनके महत्व को देखते हुए ही रामसर कन्वेंशन नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और इसी से जुड़ा है मॉन्ट्रो रिकॉर्ड। हाँ, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड उन रामसर साइट्स की लिस्ट है जिन पर इंसानी गतिविधियों या प्रदूषण का बुरा असर पड़ रहा है। एक तरह से ये खतरे की घंटी वाली लिस्ट है। स्रोत बताते हैं कि भारत में फिलहाल 2 जगह इस रिकॉर्ड में है, मणिपुर की लोकटक झील और राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क। अच्छा, पहले चिल्का झील भी थी शायद? हाँ थी, पर वहां संरक्षण का काफी अच्छा काम हुआ, तो 2002 में उसे इस लिस्ट से हटा दिया गया। ये एक अच्छी खबर है। तो ये तो हुई भारत की कुदरती दौलत की बात। तैरने वाले ऊंट, कीड़े खाने वाले पौधे, मैंग्रोव, कोरल। पर अब स्रोत हमें उन खतरों के बारे में बताते हैं जो इस सब पर मंडरा रहे हैं। बिल्कुल, और दस्तावेज कहते हैं कि सबसे बड़ा खतरा है हैबिटेट लॉस, मतलब जानवरों के रहने की जगहों का खत्म होना और उनका छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाना, जिसे फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। सड़कें बन रही हैं, बांध बन रहे हैं, खेती फैल रही है, शहर बढ़ रहे हैं। इन सब से जंगली जानवरों के घर सिकुड़ रहे हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण हाथी गलियारों, एलिफेंट कॉरिडोर्स के बारे में दिया है। ये वो रास्ते हैं जिनसे हाथी एक जंगल से दूसरे जंगल जाते हैं। पर हालात चिंताजनक है ना? हाँ, बहुत। स्रोत बताते हैं कि देश भर में जितने भी ऐसे गलियारे पहचाने गए हैं, उनमें से सिर्फ 24% ही पूरी तरह से जंगल के अंदर सुरक्षित हैं। सिर्फ 24%? हाँ, बाकी या तो खेतों से गुजरते हैं या बस्तियों के पास से। नतीजा क्या होता है? इंसानों और हाथियों में टकराव बढ़ता है, जो दोनों के लिए खतरनाक है। ये आंकड़ा दिखाता है कि सिर्फ जंगल बचाना काफी नहीं, उनके बीच के रास्ते भी बचाने होंगे। ये वाकई गंभीर बात है। अच्छा, दूसरा बड़ा खतरा बताया गया है इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, आक्रामक बाहरी प्रजातियां। ये वो पौधे या जीव हैं जो बाहर से किसी नए इलाके में आ जाते हैं और फिर इतनी तेजी से फैलते हैं कि वहां के मूल पौधों और जानवरों को खत्म करने लगते हैं, पूरा इकोसिस्टम ही बदल देते हैं। इसके कुछ उदाहरण दिए हैं स्रोतों ने। हाँ, जैसे प्रोसोपिस ज़ूलीफ्लोरा, जिसे विलायती कीकर या बबूल भी कहते हैं। ये जमीन से बहुत ज्यादा पानी खींच लेता है और अपने आसपास किसी और पौधे को उगने नहीं देता। और पानी में फैलने वाली जलकुंभी का भी नाम है, वो तो बहुत देखी है। हाँ, जलकुंभी। ये पानी की सतह पर एक मोटी परत बना लेती हैं। इससे न तो नीचे धूप पहुंचती है, न हवा, और पानी के अंदर का जीवन मरने लगता है। स्रोत ने एग्रेसिव कॉलोनाइजर कहते हैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलकर कब्जा कर लेती हैं। इनके अलावा प्रदूषण तो है ही, खासकर नदियों का। गंगा एक्शन प्लान और नमामि गंगे का जिक्र है, पर क्या कुछ ऐसे खतरे भी हैं जो एकदम से नजर नहीं आते? बिल्कुल है, और इसका एक बहुत ही चौंकाने वाला उदाहरण है गिद्धों की आबादी में आई जबरदस्त गिरावट। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां हैं, पर स्रोत बताते हैं कि इनमें से कई, खासतौर पर सफेद पीठ वाले गिद्ध, वो 99% तक खत्म हो गए। अब वो गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं। 99%? इतना ज्यादा? कैसे हुआ ये? इसका मुख्य कारण थी एक दवा, डाइक्लोफेनाक। ये जानवरों के इलाज में दर्द निवारक की तरह इस्तेमाल होती थी। अब जब वो जानवर मरते थे जिन्हें ये दवा दी गई थी और गिद्धों ने खाते थे। अच्छा, तो ये दवा गिद्धों के शरीर में जाकर उनके गुर्दे फेल कर देती थी। सोचिए, एक दवा ने लगभग पूरी गिद्ध आबादी खत्म कर दी। अब खैर, इस दवा पर जानवरों के लिए रोक है, पर यह दिखाता है कि हम अनजाने में भी कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। स्रोत वल्चर रेस्टोरेंट्स का भी जिक्र करते हैं, जहां गिद्धों को सुरक्षित खाना देने की कोशिश होती है। ये तो सच में फूड वेब के नाजुक बैलेंस और हमारे कामों के अनचाने नतीजों का बड़ा सबक है। एक और खतरा जिसका जिक्र है वो है रेत खनन, सैंड माइनिंग। हाँ, नदियों और तटों से जरूरत से ज्यादा रेत निकालना। इसके कई बुरे असर होते हैं, जैसे जमीन के नीचे का पानी, एक्वाफर, वो नीचे जा सकता है, पानी खारा हो सकता है, नदी के किनारे कट सकते हैं, और घड़ियाल जैसे जीव जो नदी किनारे रेत में अंडे देते हैं, उनके अंडे देने की जगह ही खत्म हो जाती हैं। ये ऐसा मुद्दा है जिस पर कम ही ध्यान जाता है।
तो ये सारे खतरे तो बहुत गंभीर हैं, पर अब बात करते हैं कि इनको रोकने के लिए, संरक्षण के लिए क्या प्रयास बताए गए हैं इन दस्तावेजों में। स्रोत संरक्षण के 2 मुख्य तरीके बताते हैं। पहला है इन सीटू संरक्षण, मतलब प्रजातियों को उनके कुदरती घर में ही बचाना। जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाँ बिल्कुल, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब इन सीटू में आते हैं। और दूसरा तरीका है एक्स सीटू संरक्षण। हाँ, एक्स सीटू, यानी प्रजातियों को उनके कुदरती घर के बाहर बचाना। जैसे बोटैनिकल गार्डन हो गए, चिड़ियाघर हो गए, जीन बैंक, सीड बैंक। ये तरीके खास तौर पर उन प्रजातियों के लिए जरूरी हैं जो अपने प्राकृतिक घर में खत्म होने की कगार पर हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की बनावट थोड़ी अलग बताई गई है, उसमें जोन होते हैं। हाँ, बायोस्फीयर रिजर्व का मॉडल काफी दिलचस्प है। ये संरक्षण और स्थानीय लोगों की जरूरतों में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। इसमें 3 हिस्से होते हैं। सबसे अंदर होता है कोर जोन, जहां प्रकृति को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाता। उसके बाहर होता है बफर जोन, जहां रिसर्च, पढ़ाई या इको टूरिज्म जैसी सीमित मानवीय गतिविधियां हो सकती हैं। अच्छा। और सबसे बाहर होता है ट्रांजिशन जोन। यहाँ स्थानीय लोग और मैनेजमेंट मिलकर टिकाऊ तरीके से संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और विकास के काम भी करते हैं। ये मॉडल तो काफी प्रैक्टिकल लगता है। अच्छा, अब कुछ खास प्रोजेक्ट्स की बात करें। प्रोजेक्ट टाइगर का जिक्र तो आता ही है। हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। ये भारत के सबसे जाने-माने संरक्षण कार्यक्रमों में से एक है। बाघों की संख्या जब बहुत तेजी से गिरी, तब इसे शुरू किया गया। इसके तहत टाइगर रिजर्व बनाए गए, जिनमें वही कोर और बफर जोन वाला कॉन्सेप्ट लागू हुआ। और क्या स्रोत बताते हैं कि ये सफल रहा? हाँ, स्रोत 2006 और 2010 के बाघों की गिनती के आंकड़े देते हैं। पता चलता है कि संख्या 1411 से बढ़कर 1706 हुई। तो ये दिखाता है कि अगर फोकस करके कोशिश की जाए तो नतीजे मिलते हैं। हालांकि चुनौतियां तो अब भी हैं, और एक संस्था है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, वो इस पूरे प्रोजेक्ट को देखती है। बाघों की तरह ही हाथियों के लिए भी है कोई प्रोजेक्ट? जी हाँ, प्रोजेक्ट एलिफेंट ये 1992 में शुरू हुआ। इसका मकसद हाथियों, उनके रहने की जगहों और उनके आने जाने के गलियारों यानी कॉरिडोर्स को बचाना है। साथ ही इंसान हाथी टकराव कम करना और जो पालतू हाथी हैं उनकी देखभाल बेहतर करना भी इसमें शामिल है। अच्छा, और इसमें माइक साइट्स का भी जिक्र है? हाँ, माइक यानी मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। ये हाथियों के अवैध शिकार पर नजर रखने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम है। भारत में भी इसकी साइट्स हैं और लोगों को जोड़ने के लिए हाथी मेरे साथी जैसे अभियान भी चलाए गए हैं। ये तो हुई सरकारी परियोजनाएं। क्या संरक्षण के कुछ पारंपरिक पुराने तरीकों का भी उल्लेख है? हाँ बिल्कुल है, और ये बहुत अहम है। स्रोत सेक्रेड ग्रूव्स यानी पवित्र उपवनों का जिक्र करते हैं। ये जंगल के वो हिस्से होते हैं जिन्हें स्थानीय समुदाय अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण पीढ़ियों से बचाते आ रहे हैं। अच्छा, मतलब वहां पूजा वगैरह होती होगी। हाँ, और उन जगहों से पेड़ काटना या शिकार करना बिल्कुल मना होता है। ये इसलिए खास है क्योंकि ये अक्सर उस इलाके की जो मूल और दुर्लभ प्रजातियां होती है ना, उनके आखिरी ठिकाने बन जाते हैं, छोटे छोटे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की तरह। स्रोत मेघालय के गारो और खासी जनजातियों का उदाहरण देते हैं, जो अपने पवित्र उपवनों में किसी भी इंसानी दखल को सख्ती से रोकते हैं। ये दिखाता है कि परंपरागत ज्ञान कितना जरूरी है संरक्षण के लिए। वाह, विज्ञान, परंपरा और फिर कानूनी ढांचा भी होगा। बिल्कुल, कानून तो बहुत जरूरी है। स्रोत मुख्य रूप से 3 कानूनों का जिक्र करते हैं। पहला, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये अलग अलग जानवरों और पौधों को उनके खतरे के हिसाब से अलग अलग शेड्यूल में रखता है और सुरक्षा देता है। शेड्यूल 1 और 2 में जो है उन्हें सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, और दूसरा कानून बायोडाइवर्सिटी एक्ट? हाँ, जैव विविधता अधिनियम 2002। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, CBD। उसके तहत भारत की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बना। इसके 3 मुख्य लक्ष्य हैं: बायोडाइवर्सिटी को बचाना, उसका टिकाऊ इस्तेमाल करना और उससे होने वाले फायदों का सही और बराबर बंटवारा करना। इसके लिए नेशनल लेवल पर NBA, स्टेट लेवल पर SBMB और लोकल लेवल पर BMC जैसी संस्थाएं बनी हैं। और तीसरा कानून जंगलों में रहने वाले समुदायों से जुड़ा है। वो है वन अधिकार अधिनियम 2006। ये कानून उन आदिवासी समुदायों और दूसरे वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है जो पीढ़ियों से जंगलों में रह रहे हैं और उनकी रोजी रोटी वहीं से चलती है। ये एक तरह से संरक्षण को सामाजिक न्याय से जोड़ने की कोशिश है।
ये मानता है कि अगर स्थानीय लोगों के अधिकार सुरक्षित हों तो वो वन बचाने में अच्छे भागीदार बन सकते हैं। उनके रहने की जगह खत्म हो रही हैं, बाहरी प्रजातियां हमला कर रही हैं, प्रदूषण है और हमारी कुछ अपनी गतिविधियां जैसे वो डाइक्लोफिनाक वाली बात या रेत खनन, वो भी कितना दबाव डाल रही हैं। सही कहा। लेकिन दूसरी तरफ बचाने की कोशिशें भी उतनी ही अलग-अलग तरह की हैं। बड़े वैज्ञानिक प्रोजेक्ट्स भी हैं, सदियों पुराने पारंपरिक तरीके भी हैं और मजबूत कानून भी हैं। ये सब मिलकर एक उम्मीद तो जगाते ही हैं। इन सब बातों से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हमने देखा कि इकोसिस्टम और फूड वेब कितने जुड़े हुए हैं। गिद्धों का गायब होना या जलकुंभी का फैलना, ये पूरे सिस्टम को कैसे हिला सकता है? बिल्कुल। और यहीं पर मैं एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगी जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद दिमाग में आता है। दस्तावेज दिखाते हैं कि प्रकृति में सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा है। एक जगह कुछ होता है तो उसका असर कहीं और पड़ता है। एक स्रोत में ग्रीन गुड डीड्स यानी छोटे छोटे पर्यावरण के लिए अच्छे कामों का जिक्र था। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे रोज के छोटे छोटे चुनाव, जैसे हम क्या खरीदते हैं, कितना कचरा करते हैं, कैसे ट्रैवल करते हैं, क्या ये वाकई में इन बड़े जटिल इकोसिस्टम को बचाने में कोई मायने रखते हैं? क्या अपने लेवल पर जिम्मेदारी लेने से इस बड़ी लड़ाई में कोई फर्क पड़ सकता है? शायद इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।